लखनऊ से बड़ी खबर है। अब कोविड टेस्ट कराने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। लखनऊ वासियों के लिए शुरू की जा रही है 11 कोविड टेस्टिंग वैन। 7 प्राइवेट टेस्ट लैब हैं और 4 सरकारी वैन टेस्ट करेंगी। घर पर जाकर सैंपल कलेक्ट करेंगी टेस्टिंग वैन। प्राइवेट और सरकारी टेस्टिंग लैब के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। तो जो लखनऊ के लोग हैं उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब टेस्टिंग के लिए मुसीबत नहीं झेलनी पड़ेगी और जो 11 वैन हैं वो टेस्टिंग के लिए लगाई गई हैं और इसके साथ ही साथ ये बेहतर ढंग से काम करें, इसके लिए प्राइवेट और सरकारी टेस्टिंग लैब के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। और यूपी में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना जांच की स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं है। हालांकि सरकार ने 5 मई से ग्रामीण इलाकों में जांच के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की थी, जिसे लगातार करीब 2 हफ्तों तक चलाया गया। वहीं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने एबीपी गंगा से बातचीत में कहा कि ये कोई अभियान नहीं बल्कि कंटिन्यूअस प्रक्रिया है और गांव में लगातार टेस्टिंग की जा रही है। घंटे में यूपी सरकार ने टेस्टिंग का एक नया रिकॉर्ड बनाया। लगभग 3 लाख टेस्ट एक दिन में यूपी सरकार ने किया और 7,700 के आसपास ही नए मरीज सामने आए हैं। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जी से कि आखिर शहरों में तो ठीक है टेस्टिंग खूब हो रही है, लेकिन गांव का क्या हाल है। सर, गांव का क्या हाल है? गांव में उतनी टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। 5 तारीख के बाद हम लोग ने गांव में टेस्टिंग को बढ़ाया है और जो अभियान हमने पंचायत चुनाव के बाद में प्रारंभ किया था, उसी अभियान को लेकर 17 तारीख तक विशेष करके हमने गाँवों में ज़्यादा टेस्टिंग किया। अभी जो गांव में आपने अभियान 5 तारीख से शुरू किया, वो पहले 1 हफ्ते था, फिर 1 हफ्ते और बढ़ाया गया। अभी क्या उसको और आगे कंटिन्यू करेंगे या आप गांव की टेस्टिंग नहीं होगी या उसे सरकार कंटिन्यू करेगी, फोकस टेस्टिंग गांव पर ही रहेगी? अब ये अभियान इसको मत कहिए, ये अब कंटिन्यूस चल रहा है। अभी अब अभियान चाहे कहिए चाहे, इसको हमने सिस्टम बना दिया जहाँ हमारा निगरानी समिति जाते हैं, उनको चिन्हित करते हैं, मेडिकल किट पहुँचाते हैं, उनकी सूची लेके वो हमारे ICCC के जो हमारा सेंटर है ज़िले पर वहाँ देते हैं। वहाँ से हमारा जो टेली कॉलिंग होता है वो टेली कॉलिंग उन संभावित पेशेंट्स को भी बात करती है। तो ये आपने सुना क्या कहना उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि गांव में जो अभियान शुरू किया था सरकार ने टेस्टिंग का, वो अब अभियान नहीं है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में आ गया। यानी स्वास्थ्य विभाग अब गाँव की तरफ ज़्यादा उसका फोकस रहेगा। हर दिन जाँच में गाँव के लोगों की जाँच ज़्यादा होगी और साथ ही साथ थर्ड वेव के लिए जिसमें कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए ज़्यादा खतरा है, उसके लिए भी तैयारी शुरू हो गई है। पूरे 75 ज़िलों में अलग से जो पीकू सेंटर्स बनाए जाने हैं उसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं और जल्द इस थर्ड वेव के आने से पहले ही तैयारी है कि सरकार सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ले। कैमरा से जीतेन के साथ अनवर शुक्ला, यूपी गंगा, लखनऊ। और बड़ी खबर प्रयागराज से। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 5-5 लाख की आर्थिक मदद दी है। कोरोना से मौत के बाद 17 अधिवक्ता परिवारों को ये मदद दी गई। हादसे में मरने वाले वकील परिवारों को भी 2-2 लाख रुपए की मदद दी गई है। तो ये बड़ी खबर, प्रयागराज में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एक बड़ी मदद दी है। 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। कोरोना से मौत के बाद 17 अधिवक्ता परिवारों को 5 लाख की मदद दी गई। साथ ही जिन वकीलों की मृत्यु हादसों में हुई थी उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद दी गई है। और कोरोना महामारी के बाद अब लोगों को ब्लैक फंगस का डर सता रहा है। प्रदेश के अलग जिलों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आने लगे हैं। आपको हम ब्लैक फंगस की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर मेरठ की है, जहां पर अलग अलग अस्पतालों में ब्लैक फंगस के 42 मरीज आ चुके हैं, भर्ती हैं। वहीं 3 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। डॉक्टर्स ने ब्लैक फंगस से निपटने के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील की। हालांकि सीएमओ का कहना है कि धीरे धीरे हालात में सुधार हो रहा है। दूसरी तस्वीर कानपुर की है, यहाँ भी ब्लैक फंगस ने कोहराम मचा रखा है। जिले में 50 से ज्यादा लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आ चुके हैं। इस पर परेशानी यह है कि इसके इलाज के लिए जरूरी एंटी फंगल इंजेक्शन बाजार में गायब हैं। वहीं अलीगढ़ में भी इस बीमारी ने अपनी दस्तक दे दी है। यहाँ के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में ब्लैक फंगस का एक और मरीज निजी अस्पताल में सामने आया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। एक तरफ लोग आर्थिक तंगी के चलते या फिर मजबूरी में शवों का अंतिम संस्कार करने की बजाय उन्हें गंगा के किनारे घाटों पर दफना रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोक्षदानी नगरी काशी में एक अलग तस्वीर सामने आई। यहाँ क्रिश्चियन समुदाय ने कोरोना से हुई मौत के बाद शव का पहले हरिश्चंद्र घाट पर दाह संस्कार कराया और उसके बाद चिता की राख को कब्रिस्तान में दफनाया गया। क्रिश्चियन समुदाय की यह पहल ऐसे वक्त में सामने आई है जब लोग शवों को गंगा में बहा रहे थे।
आपको बता दें कि क्रिश्चियन समुदाय में शवों को कब्रिस्तान में दफनाने की परंपरा है, लेकिन इससे संक्रमण के फैलने की आशंका के चलते लोग दाह संस्कार को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस समय जो है वास्तव में हमारे क्रिश्चियन जो वातावरण है या विश्वास है या धर्म विधि है वो इस प्रकार है कि जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो हम लोग उसको बाहर नहीं निकालते। ये नहीं कि वो उसको ज़मीन पर लिटा दिया या घर से बाहर कर दिया, ऐसा नहीं करते हैं हम लोग, बल्कि उसको हॉस्पिटल से उसके घर में जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे। उसके बाद फिर उसकी बॉडी को हम लोग चर्च में लाते हैं और चर्च में लेने के बाद पूरी धर्म प्रक्रिया होने के बाद तब हम लोग कब्रिस्तान में ले जाते हैं। कोरोना काल में क्रिश्चियन समुदाय की अनोखी और बड़ी पहल है। वाराणसी में क्रिश्चियन समुदाय के लोग अपने जो लोग हैं जो कोरोना पीड़ित थे और उनकी मौत हो गई, उसके बाद उन्होंने उनका दाह संस्कार करना उचित समझा है। दाह संस्कार के बाद बची हुई राख को कब्रिस्तान में लाया जाता है और उसे दफन किया जाता है। परंपरा निभाने के साथ एक संदेश भी है। संदेश ये है कि देश को कोरोना से बचाना है और दाह संस्कार इसका उम्दा उपाय है। कहा यह जा रहा है कि दाह संस्कार के बाद कोरोना का खतरा कम होता है और वाराणसी का क्रिश्चियन समुदाय ऐसे लोगों का दाह संस्कार करा के कहीं न कहीं उदाहरण पेश कर रहा है। नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। ताउपे तूफान का असर यूपी में भी देखने को मिला। हम आपको ताउपे तूफान की साइड इफेक्ट की तस्वीरें दिखाते हैं। प्रतापगढ़ की तस्वीर है जहां पर बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तेज हवाओं के चलते बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। तो वहीं दूसरी तस्वीर कौशाम्बी की दिखा रहे हैं जहां पर तेज हवा के साथ बारिश हुई जिससे लोगों को परेशानी बढ़ गई। तीसरी तस्वीर आपको जालौन की दिखा रहे हैं जहां ताउते के चलते रुक रुक कर बारिश हुई, साथ ही तेज हवाएं भी चली। कई सारे सवालों के बीच यूपी में पंचायत चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन पंचायत चुनाव के दौरान कुछ ऐसे जख्म मिले जिन्होंने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। शिक्षक कर्मचारी संघ ने दावा किया कि कोरोना संक्रमण के दौरान कराए गए इस चुनाव की वजह से 1621 कर्मचारियों की मौत हुई। हालांकि सरकार के आंकड़े एकदम अलग हैं। मंगलवार को बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से दावा किया गया कि यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है। बेसिक शिक्षा परिषद का दावा है कि निर्वाचन अवधि चुनावी काम में घर से निकलकर आदमी की ट्रेनिंग लेने और चुनाव करा के घर जाने के दौरान होती है। बेसिक शिक्षा परिषद का दावा है कि इस अवधि में सिर्फ 3 टीचर की मौत हुई। उनका कहना है कि ड्यूटी के दौरान कोरोना से सिर्फ 3 शिक्षकों की जान गई। देखिए, हमने बहुत स्पष्ट रूप से बात कही थी। जो बात शिक्षक संगठनों के लोगों की ओर से या मीडिया में बात आई थी कि चुनाव ड्यूटी में किन शिक्षकों की डेथ हुई, तो चुनाव ड्यूटी में रहते हुए जो उसका गाइडलाइन है निर्वाचन आयोग का, हमने कहा था कि जिलाधिकारियों के द्वारा मंगाई गई रिपोर्ट के आधार पर वो संख्या 3 है। 3 शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई है। हम उनको जो मुआवजे मिलने चाहिए, जो उनके आश्रितों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, उस पर तत्परता से काम कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। ये रहा असली मसला शिक्षक संघ की मांग और सरकार के दावा का। लेकिन चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर शिक्षक संघ की मांग क्या है। शिक्षक संघ मांग कर रहा है कि मृतक शिक्षकों को 2005 से पहले लागू पुरानी पेंशन दी जाए, मृतक शिक्षकों को 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए, मृतकों के योग्य आश्रितों को शिक्षक की नौकरी दी जाए और बाकियों को लिपिक के पद पर नियुक्ति दी जाए। इसके अलावा मृतकों को कोरोना योद्धा घोषित किया जाए। साथ ही साथ मृतकों को ग्रेच्युटी की धनराशि उनके परिजनों को दी जाए। कोरोना संक्रमित शिक्षकों के इलाज का खर्च सरकार उठाए और चुनाव में गैरहाजिर रहे शिक्षकों कर्मचारियों पर कार्रवाई न की जाए। शिक्षकों को आरटीई एक्ट के तहत शिक्षण के अलावा दूसरा काम न लें। शिक्षक संघ ने सीएम को 16 मई को खत लिखा था। लेकिन सवाल यह है कि जब इन मौतों को ही सरकार नहीं मान रही है तो फिर मांगों को क्या माने। और चलिए बात को सुनवाते हैं कि यूपी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा का क्या कुछ कहना है। 1621 बेसिक शिक्षकों की मृत्यु की सूचना सरकार को देकर के उनको मुआवजे की मांग की गई थी। उसके सापेक्ष अधिकारियों द्वारा 3 शिक्षकों की मृत्यु को पंचायत चुनाव के दौरान होना स्वीकार किया गया है। कोरोना के संक्रमण से ग्रस्त होकर के अकाल मृत्यु के गाल में समा गए और इस प्रकार 1600 से अधिक शिक्षकों की मौत की
जिम्मेदारी ना लेना, उनको मुआवजा देने से बचना और शिक्षक संघ की सूची को भ्रामक बताना, ये नितांत गलत है। शिक्षक संघ अपने जो साथी मृतक हो गए हैं उनके परिवारों के हक के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगा। जब तक उनके परिवार के सदस्यों के साथ न्याय नहीं होता, हम इस पर काम करते रहेंगे। तो मोदी सरकार ने आज किसानों के पक्ष में एक बड़ा फैसला लिया है। कोरोना संकट के बीच किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने आज खाद सब्सिडी की बढ़ाने का अहम फैसला लिया। फैसले के मुताबिक डीएपी खाद पर सब्सिडी को 140% बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खाद की कीमतों के मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें फैसला लिया गया। इस सब्सिडी पर सरकार 14,775 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय करेगी। आज हुई उच्च स्तरीय बैठक में डीएपी खाद के लिए सब्सिडी 500 रुपए प्रति बैग से 140% बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति बैग किया गया है। और दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए सब्सिडी बढ़ाने का ये फैसला लिया गया। ऐसे में सब्सिडी बढ़ाने के साथ ही कीमतों में बढ़ोतरी का पूरा भार केंद्र सरकार उठाएगी और कीमतों में तेजी का किसानों पर असर नहीं पड़ेगा। ऐसे में किसानों को डीएपी का एक बैग 2400 रुपए के बजाय अब 1200 रुपए में मिलेगा। और बड़ी खबर लखनऊ से है। 69,000 शिक्षक भर्ती के शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर। नवनियुक्त शिक्षकों से शपथ पत्र लेकर वेतन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने वालों से शपथ पत्र लेकर वेतन जारी किया जाएगा। हजारों शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन न होने से महीनों से उनको वेतन नहीं मिल रहा है, लेकिन शपथ पत्र लेकर उनको वेतन दिया जाएगा। और मोहाली से बांदा जेल आने के बाद मुख्तार अंसारी को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना बंद हुआ तो मुख्तार बिलबिलाने लगा है। अंसारी के वकील दरोगा सिंह ने मीडिया को बताया कि विधायक मुख्तार अंसारी जब से बांदा जेल में बंद है उसका वजन 8 किलो घट गया है। कोर्ट में मुख्तार अंसारी के लेटर पैड से असलहे के मामले में कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की गई। मामले की अगली सुनवाई 21 मई को होगी। और आगे बढ़ते हैं। शाहजहांपुर में चुनावी रंजिश में मारपीट का मामला सामने आया है। यहां पर पंचायत चुनाव में वोट न देने से नाराज सदस्य पद की प्रत्याशी के दबंग पति और उसके साथियों ने ग्रामीणों के घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़, मारपीट और लूटपाट कर दी। मारपीट में कई ग्रामीण घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला खुदागंज थाना क्षेत्र के गांव सूथा का है। दबंगों के कहर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं पीड़ितों की शिकायत पर जब थाना पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। एसपी ने बताया कि इस मामले में 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। महाराजगंज में निचलौल थाना क्षेत्र के भारत नेपाल बॉर्डर से सटे बहुवार गांव के ग्रामीणों ने श्मशान घाट जाने वाले रास्ते पर बैरियर लगा दिया। इसके चलते बाहर से आने वालों लोग दाह संस्कार करने के लिए करीब 5 किलोमीटर दूर गंडक नदी के किनारे पथलहवा घाट पर जाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर के चलते ही घाट पर रोजाना 20 से 25 शव जलाए जा रहे हैं। वहीं कुछ लोग शव को पूर्ण रूप से जलने से पहले घाट से वापस लौट जाते हैं, जिसके चलते गांव में संक्रमण का खतरा है। इसकी ग्रामीणों ने कई बार पुलिस से शिकायत की, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। मजबूरन ग्रामीणों ने श्मशान घाट की तरफ जाने वाली मुख्य मार्ग पर खुद ही बैरियर लगा दिया है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से है। आज ब्लैक फंगस के 22 नए मरीज मिले हैं। लखनऊ में अब तक 77 लोग ब्लैक फंगस की जद में आ गए हैं और अब तक 7 मरीज इलाज के दौरान दम तोड़ चुके हैं। केजीएमयू में आज 16 नए मरीज भर्ती किए गए। लोहिया में आज 4 नए मरीज भर्ती किए गए हैं। एरा में आज 2 नए मरीज भर्ती हुए हैं। तो लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं और आज 22 नए मरीज मिले हैं। आयुष विभाग ने कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। आयुष विभाग अपने सभी अस्पतालों में बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर एक हेल्प डेस्क बनाने जा रहा है। साथ ही आयुष कवच ऐप पर बच्चों की सेहत से जुड़ा एक नया फीचर भी जोड़ने जा रहा है। आयुष कवच ऐप पर जल्दी बच्चों की सेहत से जुड़ा एक फीचर जोड़ने की तैयारी है। इसमें बच्चों की सेहत का मौसम के हिसाब से कैसे ख्याल रखें, किस तरह से बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाया जाए, कौन सी घरेलू औषधि के जरिए उनकी सेहत बनाएं, इसकी जानकारी लोगों को दी जाएगी। और बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां पर पीएसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। हादसे में 5 जवान घायल हुए, एक को इलाज के लिए मेरठ रेफर किया गया है। जानसठ थाना क्षेत्र के पानीपत खटीमा मार्ग पर यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर,
मुजफ्फरनगर से है, जहां पर पीएसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। 5 जवान घायल हुए हैं, जिनमें से एक जवान को मेरठ रेफर किया गया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में सिंचाई विभाग और शिक्षा विभाग की समीक्षा की। बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि अधिकारी सरकार की घोषणाओं पर कितना काम हुआ, इसकी साफ जानकारी दें। जिन योजनाओं की डीपीआर बन चुकी है और कामों की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, इसकी जानकारी मांगी गई है। सीएम ने कहा कि सभी काम 15 जून तक किसी भी सूरत में पूरे कर लिए जाएं। ये भी आदेश है कि अधिकारी कामों का लगातार निरीक्षण करें। सीएम का सख्त आदेश है कि कामों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षा विभाग की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन स्कूलों में अभी पेयजल, शौचालय और फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है, प्राथमिकता के आधार पर इन्हें बनाया जाए। कोरोना महामारी के बीच प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के 300 आयुर्वेदिक अस्पताल में 10-10 बेड कोविड मरीजों के लिए रखे जाएंगे। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश में बेड की संख्या कम पड़ रही है और अगर स्थिति ऐसी ही रही तो आने वाले दिनों में बेड की डिमांड काफी रहेगी, जिसे देखते हुए अभी से तैयारियां दुरुस्त रखना जरूरी है। इसके साथ ही उपनल के माध्यम से 300 आयुर्वेदिक डॉक्टर और 70 फार्मासिस्ट की नियुक्ति करने का भी फैसला लिया गया है। 300 आयुर्वेदिक चिकित्सक और 70 फार्मासिस्ट की नियुक्ति करने का निर्णय हमने उपनल के माध्यम से लिया है। कि इससे हम उपनल के माध्यम से 300 चिकित्सकों की, आयुर्वेदिक चिकित्सकों की और 70 फार्मासिस्ट की नियुक्ति भी अगले 1 हफ्ते के अंदर हम कर देंगे, जिससे कि दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सक उपलब्ध हो सके, उन हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट उपलब्ध हो सके। और सरकार दावा कर रही है कि उत्तराखंड में कोविड वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, मगर नेता प्रतिपक्ष सरकार के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। उससे पहले वैक्सीनेशन जिसको लेकर हायतौबा मची हुई थी कि लगने से होगा, वैक्सीनेशन उपलब्ध कराए। सरकार वैक्सीनेशन उपलब्ध कराने में फेल हो गई है, दवा उपलब्ध कराने में फेल हो गई है। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन भी नहीं मिल रहे हैं, उसकी दवा भी उपलब्ध कराने में फेल हो गई है। तो इस प्रकार जो इंजेक्शन जिसका लंबे समय से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, उसको उपलब्ध कराएं और लगवाएं। 18 साल के लोगों में तो 1% भी नहीं लगा है। बागेश्वर जिले के कोविड प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कोविड चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान चुफाल ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों का इलाज बेहतर ढंग से करने के साथ ही उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। देश के सरकार ने सीएमओ को भी कहता है, जिलाधिकारी की आप अपने स्तर पर जहाँ पर भी डॉक्टरों की कोई कमी है, आप डॉक्टरों की भर्ती कराइए, फार्मासिस्टों की कराइए, एएनएम, जीएनएम, वार्ड बॉय और चाहे डाटा एंट्री वाले जितने भी कर्मचारी की कमी है, उसको तत्काल उनकी भर्ती कराए। इस समय सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ऋषिकेश में चीला मोतीचूर कॉरिडोर पर बने फ्लाईओवर के पास अचानक से एक विशालकाय हाथी आ गया, जिसका राहगीरों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। ये विशालकाय हाथी हाईवे के किनारे करीब 10 मिनट तक खड़ा रहा। वनकर्मियों को जैसे ही इसकी सूचना मिली, वो फौरन मौके पर पहुंच गए। हालांकि तब तक हाथी जंगल में जा चुका था। हालांकि इससे पहले भी इस इलाके में हाथियों को हाईवे पार करते हुए देखा गया है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ऋषिकेश की। चीला मोतीचूर जो हाईवे बनाया गया है, वहां पर ये हाथी घूम रहा था। हालांकि पहली बार ऐसा नहीं है, पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। तो तस्वीरें ऋषिकेश की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वनकर्मी मौके पर पहुंचे और हालांकि उनसे पहले ही ये हाथी जंगल के क्षेत्र में चला गया था। हाईवे पर पहले भी हाथी आते रहे। मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड ने मसूरी स्थित अपने घर में अपना 87वां जन्मदिन सादगी के साथ मनाया। इस मौके पर उन्होंने अपने परिवार के साथ केक काटा। तो देखिए रस्किन बॉन्ड का जन्मदिन का जश्न है, परिवार के साथ उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया, परिवार के साथ केक काटा।
रस्किन बॉन्ड ने अपने जन्मदिन के मौके पर अपने फैंस के लिए एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें रस्किन बॉन्ड ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। तो मशहूर लेखक पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और उन्होंने अपने परिवार के साथ अपना जन्मदिन मनाया। It's my happy birthday. And it genuinely is a happy birthday because I've had so many loving messages from readers, from friends, from well-wishers all over the country, and from my publishers, and of course my loving family. So thank you all. बहराइच में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब शादी का टेंट लगा रहे 3 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से टेंट को दूसरी जगह खेत में शिफ्ट किया जा रहा था। इसी दौरान वहां से गुजर रही ट्यूबवेल की हाई वोल्टेज लाइन से टेंट का पाइप टकरा गया और करंट की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग झुलस गए। मामला थाना पयागपुर के हसुआ पारा गाँव का बताया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में बीते 24 घंटे से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। नोएडा और गाजियाबाद में बीते 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से मौसम खुशगवार बना हुआ है, मगर बारिश ने उन लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है जो कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी जरूरी सेवाओं से जुड़े होने के कारण अपने घरों से बाहर हैं। बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। उधर वेस्ट यूपी के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो रही है। ताउते तूफान की वजह से मौसम बदला हुआ है। तो बीते 24 घंटे से रुक रुक कर लगातार बारिश जारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका अच्छा खासा असर दिख रहा है।